वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है, आप लोग गेस करते चलिएगा। सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गेस कर लिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है फ्रेंड्स, जबकि ब्रिटेन को सूर्यास्त का देश भी कहा जाता है। तो सभी लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन को सूर्यास्त का देश कहा जाता है और जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है और नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। तीनों याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल है 2 नंबर। भारतीय ब्रॉडगेज में रेल की पटरियों में दूरी कितनी होती है? आपका फुट और इंच में दिया हुआ है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 फुट 6 इंच होता है, ठीक है। भारतीय ब्रॉडगेज में रेल की पटरियों में दूरी होती है जो कितना? 5 फुट 6 इंच होती है। ब्रॉडगेज की फ्रेंड्स याद रखिएगा, फुट में पूछता है, कभी कभी है जो फ्रेंड्स आपका ब्रॉडगेज की लंबाई मीटर में भी पूछता है, ठीक है। तो मीटर में याद रखिएगा 1 पॉइंट कितना? 676 मीटर, ठीक है। अगर मीटर में पूछे तो 1.676 मीटर होगा और फुट में पूछेगा फ्रेंड्स तो 5 फुट 6 इंच। 2 का करेक्ट आंसर सी हो गया। तीसरा नंबर सवाल आपका, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो गेस करिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। चौथा नंबर सवाल है, थॉमस कप का संबंध कौन खेल से है? 4 से का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, ये बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे है? तो बैडमिंटन से। आप लोग गेस कर लिया फ्रेंड्स। जितना देर में क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतना देर में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, आप लोग प्रैक्टिस करते जाएँ। 5 नंबर सवाल है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रवीणता के लिए दिए जाते हैं? अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार है जो फ्रेंड्स खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत देखा जाए फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1961 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अर्जुन अवार्ड का जो शुरुआत हुआ था अर्जुन खेल पुरस्कार का, तो 1961 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपको पूछा जाता है। चलिए 5 का करेक्ट आंसर डी हो गया। छठा नंबर सवाल आपका है, किस वर्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था? किस वर्ष में? तो 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गेस करें। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, किस वर्ष में पहला कृत्रिम, भारत का नहीं कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में कर रहा है ना। तो पूरे वर्ल्ड में जो कर रहा है तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका स्पुतनिक फर्स्ट को भेजा गया था ना। पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था स्पुतनिक 1 भेजा गया था। किसके द्वारा? रूस के द्वारा भेजा गया था फ्रेंड्स। और ये 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को 7:28 PM पर भेजा गया था। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा, भारत का नहीं करा है, पूरे वर्ल्ड में करा है। तो किस वर्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो स्पुतनिक 1 भेजा गया था रूस के द्वारा 1957 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखें, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है फ्रेंड्स। अगर पूरे वर्ल्ड में पूछेगा प्रथम बार तो आपको 1957 में स्पुतनिक 1 हो जाएगा, लेकिन भारत के बारे में पूछेगा फ्रेंड्स तो आर्यभट्ट। ये भी याद रखिएगा, पहला भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था, जो 1975 ईस्वी में भेजा गया था। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है कि भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कब बना था? ठीक है, तो भारत का जो पहला रिएक्टर बना था फ्रेंड्स, उसका क्या नाम है फ्रेंड्स, से पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे संबंधित देखिए उत्पाद पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था तारापुर के बारे में। महाराष्ट्र में जो तारापुर है उससे संबंधित, तो ठीक इसी लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पूछा गया भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कब बना, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो उसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, अप्सरा नाम था उसका। क्या नाम था? अप्सरा। भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर उसका नाम क्या था? तो अप्सरा था। और ये कब बना था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। 9 नंबर सवाल को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 आपका है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो 9 का करेक्ट आंसर गेस कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर कहें फ्रेंड्स। इन्हीं को 1913 ईस्वी में गीतांजलि पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आप लोग आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए, गीतांजलि इन्होंने लिखा था, जिसपे इनको 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में आपको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। जन गण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान भी इन्हों के द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल आपका है, माई ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? तो माई ट्रूथ नामक पुस्तक है जो, इसका 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो माई ट्रूथ हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है।
माई ट्रूथ पुस्तक रहेगा तो इंदिरा गांधी हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स एक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, अगर रहेगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो इसका हो जाएगा गांधी जी। लेकिन माई ट्रूथ सिर्फ रहेगा फ्रेंड्स, माई ट्रूथ नामक पुस्तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। माई ट्रूथ रहेगा सिर्फ तो इंदिरा गांधी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर रहेगा आपका कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो इसका हो जाएगा गांधी जी, तो दोनों याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, शेखर ए जीवनी उपन्यास किसने लिखा है था, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये अज्ञेय के द्वारा लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, शेखर ए जीवनी उपन्यास किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो यह है जो फ्रेंड्स आपका अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें, किस उपन्यास को प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा था, चलिए गेस कीजिए 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए प्रेमाश्रम तो है उनका लिखा हुआ, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, मृगनयनी, ठीक है, मृगनयनी जो उपन्यास है जो आपका प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। मृगनयनी है जो किसके द्वारा लिखा गया है वो भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। मृगनयनी किसने लिखा है उपन्यास, तो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा मृगनयनी लिखा गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है किस उपन्यास को प्रेमचंद नहीं लिखा था, तो ये नहीं लिखा था क्योंकि इसको कौन लिखा है, तो श्री वृंदावन लाल वर्मा लिखा है। बाकी याद रखिएगा प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, सेवा सदन, ठीक है फ्रेंड्स, मंगलसूत्र, ये सभी है जो आपका प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल, चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति किसने लिखी है, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वो देवकीनंद खत्री के द्वारा यह लिखा गया है। 14 नंबर सवाल को देखिए, लातूर किस राज्य में स्थित है, लातूर 14 का, लातूर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, लातूर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर भयानक भूकंप आने से भारी जनधन की हानि हुई थी, इसलिए ये फेमस है लातूर। लातूर कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है। 15 नंबर सवाल को देखिए कि 15 जनवरी भारत में किस रूप में मनाया जाता है, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, 15 का गेस कीजिए, तो 15 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ सेना दिवस हो जाएगा, ठीक है, 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 16 देखिए, सवाल नंबर 16 आपका है कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी बुक में भी गलती दिया हो रहा था, लीग ऑफ नेशन इसका मतलब क्या होता है, लीग ऑफ नेशन मतलब होता है राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा जा रहा है, ठीक है, राष्ट्र संघ होता है, लीग ऑफ नेशन मतलब क्या होता है, राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ की स्थापना सभी को पता है, पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में हुआ था, यहाँ 1920 कहीं ऑप्शन में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसका स्थापना सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में 29 दिया है ना, यहाँ पर गलत है, 20 होना चाहिए, तो सभी लोग याद रखिएगा लीग ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्र संघ, तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था, सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। तो लीग ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था, देखिए बुक में गलत दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, डायमंड हार्बर किस नगर से संबंधित है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन तमिल के प्रसिद्ध कवि थे, तमिल के प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन थे। 18 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सुब्रमण्यम भारती जो तमिल के प्रसिद्ध कवि थे। अगला है गणगौर पर्व किस देवी देवता के सम्मान में मनाया जाता है, गणगौर पर्व 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए गणगौर है जो आपका शिव और पार्वती के लिए मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास ने अपनी कविताएं किस भाषा में लिखी थी, चलिए गेस कीजिए फ्रेंड्स 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ब्रज भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा सूरदास है जो अपनी कविता जो ब्रज भाषा में लिखी थी, इन्होंने लिखा था फ्रेंड्स सूरदास में आपका सूर सागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया, साहित्य लहरी के लेखक पूछा जाता है तो सूरदास ने लिखा था, सूर सागर भी उन्हें लिखा है, ये ब्रज भाषा का उपयोग करते थे। 21 नंबर सवाल आपका है कि एक वायुयान ऊपर की ओर उठता है फ्रेंड्स, एक वायुयान है जो ऊपर की ओर कैसे उठता है, तो इसका करेक्ट आंसर से इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक जो वायुयान है जो ऊपर की ओर उठता है तो इसके पंख जो होता है, पंख पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण है जो ऊपर की ओर उठता है, क्या इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए, 22 नंबर सवाल आपका है कि पृथ्वी की परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर
गिराई गई गेंद क्या होगा? 22 का। देखिए करा पृथ्वी के परितः अराउंड घूमने वाली जो कृत्रिम उपग्रह है उसके बाहर से अगर कोई गेंद गिराए तो क्या होगा फ्रेंड्स? नीचे आएगा? नहीं आएगा, उसी कक्षा में घूमती रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखने से आँख को जो नुकसान होता है उसका कारण क्या होता है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें उस पर प्रभाव डालती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल आपका, एक विशेष प्रकार की निर्द्रव वायुदमापी यंत्र कहलाता है? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अल्टीमीटर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अल्टीमीटर है जो फ्रेंड्स इस क्या कह रहा है, एक विशेष प्रकार का निर्द्रव वायुदमापी यंत्र क्या कहलाता है? तो अल्टीमीटर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका है जो फ्रेंड्स देखिए एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से इस यंत्र वायु की दिशा व गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। ठीक है फ्रेंड्स, क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो क्रोमोमीटर का प्रयोग है जो फ्रेंड्स, क्रोमोमीटर से जो मापा जाता है आपका, तो इसका उपयोग पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है फ्रेंड्स सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से क्या होता है फ्रेंड्स? तो इससे सेक्सटेंट से होता है जो ये आपका है जो कह सकते हैं फ्रेंड्स वस्तुओं की ऊंचाई ज्ञात की जाती है सेक्सटेंस से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अल्टीमीटर हो जाएगा। अल्टीमीटर से वो यंत्र क्या कह सकते हैं इसको फ्रेंड्स का जो समुद्र तल से ऊंचाई भी मापी जाती है अल्टीमीटर से। तो इसमें करा है कि एक विशेष प्रकार का निर्द्रव वायुदमापी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अल्टीमीटर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए, इंद्रधनुष की सीमावर्ती रंग है? 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी एवं लाल। इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग कौन है? तो बैगनी और लाल है जो इसका सीमावर्ती रंग है। 26 नंबर, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक क्या है? तो इसमें देखिए जो वाहन से है फ्रेंड्स उसमें सबसे जो विषाक्त तो होता है क्या होता है? शीशा होता है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पौधे को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? 27 का फ्रेंड्स, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी होता है, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, तो ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष जो किसकी मात्रक है फ्रेंड्स? तो ये लंबी दूरी का मात्रक है, यानी दूरी का ऑप्शन नंबर सी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष से भी एक बड़ी मात्रक है दूरी का, उसको पारसेक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पारसेक। पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों है जो क्या है फ्रेंड्स आपका लंबी दूरी का मात्रक है, इसलिए इसे याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर कभी भी पूछा जाता है तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का, इससे भी लंबे हो जाए तो पारसेक होता है, वो भी याद रखें। ओजोन परत का क्षय निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो रहा है फ्रेंड्स? तो चलिए 29 का आंसर गेस कर लिए होंगे, ये आपका CFC के द्वारा होता है ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है फ्रेंड्स आपका, विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का उपयोग करता है? 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए माइक्रो तरंग का उपयोग करता है। 31 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज ने किया था। 32 नंबर, पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपका 100% मेरे चांस है फ्रेंड्स कि आपका जो फायरमैन का एग्जाम है ना उसमें जरूर पूछेगा। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने प्राकृतिक का वर्ण सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक भी इन्होंने लिखा था। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है फ्रेंड्स? इंद्रधनुष देखे होंगे तो उसका क्रम क्या होता है? अंतिम होता है, चतुर्थ, प्रथम या पांचवा होता है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अंतिम में होता है। देखिएगा लास्ट में रहता है लाल रंग। अश्रु गैस क्या है फ्रेंड्स? तो अश्रु गैस इसमें से किसकी? 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अश्रु गैस में अमोनिया गैस का एक गैस होता है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमोनिया गैस को नाक के पास ले जाने पर आँख में क्या होता है? आंसू आ जाते हैं, इसलिए अमोनिया को अश्रु गैस भी कहा जाता है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, मनुष्य का जूलॉजिकल नाम क्या है? तो मनुष्य का जूलॉजिकल नाम क्या है, गेस करें। सवाल नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसे होमोसेपियंस आप लोग मार रहे होंगे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल मार रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोग। 36 नंबर सवाल, हाइड्रोमीटर मापने का यंत्र है, किसका है? 36 का हाइड्रोमीटर। तो देखिए द्रवों के अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है इसके द्वारा, तो जल का घनत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोमीटर मापने का यंत्र है तो जल का घनत्व, यानी कि कहीं पे जल का घनत्व की जगह पर लिख दिया फ्रेंड्स द्रवों का अपेक्षिक घनत्व लिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही अपेक्षिक घनत्व या जल का घनत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच स्केल जिसका खोज सोरेनसन ने किया था 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल है, इनमें से कोई क्वेश्चन में अगर बाय मिस्टेक फ्रेंड्स कहीं पर मिस्टेक होता है तो कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि बुक में भी कभी कभी गलत रहता है, मैंने ध्यान देता हूँ फ्रेंड्स, तो वहाँ पर गलतियाँ हो जाती है। तो कहीं पे अगर मिस्टेक रहेगा, इसे चांस है फ्रेंड्स मिस्टेक नहीं होने का, लेकिन मिस्टेक होता है कहीं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 38 नंबर सवाल को देखिएगा कि इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व देखा जाए फ्रेंड्स इसमें तो आपका हीरा हो जाएगा, ठीक है। कठोरता के मामले में तो हीरा है जिसमें सबसे कठोर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, 39 नंबर, हरी पत्तियों पौधों में क्या कार्य करती है? हरी पत्तियां जो पौधों में क्या करता है? तो 39 का हो जाएगा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखें कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। नाइट्रोजन है जो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे हैं जो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। 41 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? सिंध का। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चाचनामा। चाचनामा से हमें क्या है फ्रेंड्स, सिंध के बारे में जानकारी मिलती है। तो चाचनामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 42 नंबर सवाल को देखिए कि आपका अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है? अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है उसमें सातवाहन वंश का आपका उल्लेख नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी चोल, पांड्य और सत्ययुगतों का इस सब का उल्लेख हुआ है फ्रेंड्स, जबकि सातवाहन वंश का उसमें है जो उल्लेख नहीं हुआ। 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, निम्नांकित शासकों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति। तो 43 का करेक्ट आंसर गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स, तो खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जो राजा खारवेल थे ना, वो आपका जैन साधुओं को संरक्षण भी प्रदान किया था राजा खारवेल, तो इसका करेक्ट आंसर वही होगा, आपका खारवेल हो जाएगा। 44 नंबर, निम्नांकित शासकों में से किसने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 अश्वमेघ है ना, तो इसका जो प्रवरसेन प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसने भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, कौन थे वो? 45 का करेक्ट आंसर ये मेघवर्मन हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स, तो पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कब लड़ा गया था? तो सभी को पता है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन परिवर्तित किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका दांडी मार्च क्वेश्चन पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आपका उत्पाद पुलिस में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? तो वही दांडी से हुई थी 1930 ईस्वी में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फिर अभी, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन परिवर्तित किया था, कब किया था? तो 1930 ईस्वी में। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कुट सही उत्तर का चयन किए। कहा झांसी की स्थापना ओरछा नरेश बिरसिंह बुंदेल ने की थी। कारण है आपका, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी के संग्राम में बढ़कर चढ़कर भाग लिया था। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका देखिए, 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही तो आपका दोनों है, ए और बी दोनों कथन सही है, ठीक है, परंतु एक की सही व्याख्या आर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कथन दोनों आपका सही है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई आपका 1857 में भाग लेवे की थी, झांसी नेतृत्व किए थे, झांसी की स्थापना ओरछा नरेश बिरसिंह बुंदेल ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस सही दोनों है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करा है। ऑप्शन नंबर 20 का आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पे? अच्छा सवाल है 49 नंबर सवाल का। तो ये देखिए आनंद मठ वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह पर।
50 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने। ठीक है, करा इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने किया था इंग्लैंड में। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 नंबर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था किसके शासनकाल में। 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखिए कब हुआ था, तो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका जो लागू हुआ था फ्रेंड्स। तो देखिए इस किसके समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुआ था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में। अब इस पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड लिटन। देखिए इसमें ट्रिक है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज आप लोग कभी नहीं भुलाइएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने के लिए तो देखिए ल से क्या होता है, लिटन होता है। ठीक है, ल से लिटन और ल से लागू करना होता है। तो लागू करने के बारे में पूछा हुआ, पारित किया था लिटन ने किया था, और इसको रद्द कौन किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। देखिए र से रिपन और र से रद्द, तो ये दो वर्ड पकड़ के रखिए। लिटन है जो ल से लागू किया, ल से लिटन, और र से रिपन, रिपन है जो क्या किया था, रद्द किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था, तो आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू हुआ था, लेकिन रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। तो देखिए अब कन्फ्यूजन आप लोग को कभी नहीं हुआ। कब हुआ था फ्रेंड्स लॉर्ड लिटन के द्वारा, तो आपका 1878 ईस्वी भी आप लोग याद रखिएगा। वायुकोम सत्याग्रह प्रमुख रूप से एक विरोध था, वायुकोम सत्याग्रह। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, अछूत प्रथा के विरुद्ध था वायुकोम सत्याग्रह। अगला निम्नलिखित में पत्रिकाओं में से किसका संबंध एनी बेसेंट से था। एनी बेसेंट से किसका संबंध था, 53 नंबर सवाल का। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन पीपुल और कॉमनवेल्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गेस कीजिए 53 नंबर सवाल का। तो देखिए न्यू इंडिया फ्रेंड्स और आपका कॉमनवेल्थ, इससे आपका एनी बेसेंट का संबंध था, बाकी यंग इंडिया और इंडियन पीपुल से इसका नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। याद रखिएगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से। 54 नंबर सवाल, भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो सभी को पता होगा बाजार नियंत्रण कौन किया था, गेस कर लेंगे फ्रेंड्स, अलादीन खिलजी को सभी याद रखिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलादीन खिलजी ने लागू किया था। कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया गया, कब किया गया, 55 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1858 को। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो सभी को पता होना चाहिए, इसका जवाब महाराष्ट्र में है। सूर्य मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर सभी को पता है। 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, 58 का गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लॉर्ड माउंटबेटन है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखिए, 1907 में भिकामा जी जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ध्वज कहाँ फहराया था, तो 59 का करेक्ट आंसर बी होगा, स्टुटगार्ड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर स्टुटगार्ड में इसका करेक्ट आंसर होगा, 59 का बी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, दुर्गावती किस राज्य की शासिका थी, अच्छा सवाल है 60 का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गोंडवाना राज्य की शासिका थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सुनिश्चित करता है, 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल को देखिए, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, क्या मान्यता प्रदान करता है, तो ये धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 62 का। भारत का संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है, अनुच्छेद कितना 30 के तहत, कितना अनुच्छेद 30 के तहत करता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की निरूपण किस स्थान के लिए किया गया है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 63 नंबर सवाल का, भारत में जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ने सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी 63 का करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का निरूपण किस स्थान के लिए किया गया था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए, और ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी याद रखिएगा। 64 नंबर, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया है, अनुच्छेद 64 का करेक्ट आंसर बी होगा फ्रेंड्स 39 का ए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 39 के ए में राज्य का को निर्देशित करता है कि वह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करेगा, 39 का एक इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना फ्रेंड्स 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 39 ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, 65 का, तो सी हो जाएगा इसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है,
66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निजी संपत्ति की संपत्ति जो आपको नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करना, 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गौवध निषेध, ये सभी आता है। अगला फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश दिया गया? हो सकता है प्रश्न आपको पक्का पूछा जाए बिहार पुलिस फायर में। अनुच्छेद 40 सभी लोग याद रखिएगा। 67 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर, किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 68 नंबर सवाल का? केटी शाह ने कहा था राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। केटी शाह याद रखिएगा 68 का करेक्ट आंसर। एक मिनट, 68 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी केटी शाह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, केटी शाह ने कहा था। पंचायती राज है जो निधि फंड के लिए मुख्यतः पर निर्भर है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ का भरा जाएगा। 69 नंबर सवाल का हो जाएगा पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो निधि के लिए मुख्यतः सरकारी वित्त पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है? 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। 71 नंबर, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है। 71 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति क्या प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है ना। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर सवाल को देखिए, पंचायती राज का सबसे छोटा अंक क्या है? चलिए गेस कीजिए इसका 72 का। तो पंचायती राज का सबसे छोटा देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका क्या हो? ग्राम पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 72 का, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? 3 स्तरीय के ना, तो ये बलवंत राय से मेहता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 74 नंबर, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कम से कम कितना? 21 वर्ष तो होना चाहिए। 21 वर्ष से ऊपर वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। 74 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? राज्य सूची में कौन नहीं शामिल है? तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा। ठीक है, बाकी कृषि, जेल और सिंचाई है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सुरक्षा है जो आपका राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। 75 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल को देखें, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन, सभी तो हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। 77 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? यहाँ का राय नहीं है, तो 77 का हो जाएगा। फिर संपत्ति कर है जो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है। बाकी भवन कर, भूमि कर, वाहन कर है, लेकिन ये संपत्ति कर है जो इसका नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? ठीक है, इसमें कह रहा था ये स्रोत नहीं है, इसमें से कह रहा है कौन स्रोत है? 78 का करेक्ट आंसर होगा व्यावसायिक कर है जो मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आयकर का स्रोत है जो व्यावसायिक कर हो जाएगा। 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 79 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 79 का देखिए, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, संबंध किससे है? 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद एवं विधानसभा से है। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, संसद एवं राज्य विधानसभा से संबंधित है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाना है। अब देखिए, संविधान का मद है और दूसरे साइड में देश है, कहाँ से लिया गया है? 80 नंबर सवाल का। ठीक है, तो देखिए 80 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए मैं बोलते चलता हूँ, यहाँ पर कुट में पता नहीं चलेगा, याद करते चलिएगा। नीति निदेशक तत्व है ना, तो नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। नीति निदेशक तत्व है जो आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया, यानी 1 का 3 हो जाएगा। मूलभूत
अधिकार, मूलभूत अधिकार है जो कहाँ से लिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी कि इसका देखिए कहाँ पर दिया है, 5 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5वां नंबर में हो जाएगा। संघ राज्यों के संबंध बीच सहवर्ती यानी समवर्ती सूची का रहा है ना, सी का, तो समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सी का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से हो गया था, मूलभूत अधिकार अमेरिका से हो गया, आपका समवर्ती सूची वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया से हो गया फ्रेंड्स। अब बच गया क्या, हाँ, राज्य के संघ के रूप में, राज्य के संघ के रूप में ना संघात्मक व्यवस्था है जो, यानी कि आपका एक कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ से लिया है, कनाडा से, तो कनाडा कहाँ है, 2 हो जाएगा, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है, 80 का डी हो जाएगा। एक बार पुनः यहाँ से मिलान कर लें, याद कर लीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान से, मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से, संघ राज्यों के संबंध के बीच समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और बच गया आपका डी में जो राज्य के संघ के रूप में भारतवर्ष में संघ की सर्वोच्च यानी संघात्मक व्यवस्था जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला फ्रेंड्स 81 नंबर सवाल आपका कि निम्न नदियों में कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है, 81 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ब्रह्मपुत्र और सिंधु। 82 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक बंदरगाह भारत में बृहत बंदरगाह के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है, तो 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी हो जाएगा, ये बृहत बंदरगाह के अंतर्गत नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग नहीं रहा, 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स कृषि जोत कर। क्वेश्चन अच्छा था कि कौन सा एक भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग नहीं रहा, तो ये जोत कर है जो भाग रहेगा, नहीं रहेगा, बाकी जोतों की चकबंदी था, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन जो किया गया वो भी था, जोतों की अधिकतम सीमा ये भी है। दक्षिण पठार की सबसे बड़ी नदियों निम्न में से किस एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है, ठीक है, 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा। दक्षिण पठार की सबसे बड़ी नदियों में से किस एक को छोड़कर बंगाल में यानी नर्मदा को छोड़कर, तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा सब तो आपका किस में, गंगा में, बंगाल की खाड़ी में विलीन होते हैं, जबकि नर्मदा है नदी है जो फ्रेंड्स आपका अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है, आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, और ये गिरती कहाँ है, तो ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, न कि बंगाल की खाड़ी में। समझ गए होंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन कि नर्मदा कहाँ गिरती है, अरब सागर में, बाकी गोदावरी, महानदी सभी जो आपका कहाँ विलीन होती है, तो बंगाल की खाड़ी में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, 85 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स बैरन आइलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये पूछा जाता है कभी कभी फ्रेंड्स कि आप बैरन आइलैंड है जो कहाँ पड़ता है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। 86 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो आपका लग रहा है 86 का सही लग रहा है फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन है, घना वन है, ठीक बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र देखिए है आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन घना वन देखा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए वनाच्छित राज्य देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक वनाच्छित राज्य है तो मिजोरम है, ना कि आपका नागालैंड है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछा था, हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छित राज्य, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन कहाँ देखने को मिलता है, वन तो आपका मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में घना वन सबसे ज़्यादा, और नागालैंड भारत का सर्वाधिक नहीं वनाच्छादित राज्य सबसे जो मिजोरम हो जाएगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। 86 का 87 नंबर सवाल को देखिए, 87 नंबर सवाल आपका सुमेलित करने के लिए करा ना, तो हो गया आपका धल्ली राजहरा, ये खादान है, ये धल्ली राजहरा है जो फ्रेंड्स आपका क्या लौह धातु खदान है जो कहाँ पड़ता है, तो ये धल्ली राजहरा आपका कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यानी कि आपका 1 का 4 हो जाएगा। फिर आपका फ्रेंड्स नोआ मुंडी खदान है जो आपका लौह धातु का खदान जो कहाँ पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड में पड़ता है, ये आपका 3 हो जाएगा। फिर है केमनगुंडी, तो सी का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इस केमनगुंडी कर्नाटका में पड़ता है। बढ़ गया गुरु महिसानी, ये गुरु महिसानी कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। तो चारों को हो गया फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 का है ना, 1 का 4, 1 का 4 किस में से शुरू हो रहा है, नहीं इसमें हो रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए
1 का हो जाएगा 4 हो गया फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में हो गया। बी का 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, बी का 3 आपका नोआमुंडी अनीति हो गया। फिर आपका सी का 2 हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटका में, और गुरु माहिष्यिनी है जो आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर, निम्नलिखित खदानों में से किस एक से विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र लौह धातु प्राप्त करता है? विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ना, तो 88 का बी होगा फ्रेंड्स, बैलाडीला से प्राप्त करता है। 89 नंबर सवाल, भारत की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 89 का, तो 89 का है जो कौन कौन गिरता है। 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 4 5 भारत की निम्न नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2 कावेरी, 3 कृष्णा, 1 गोदावरी, फिर आपका 4 महानदी, और 5 आपका हो जाएगा फ्रेंड्स स्वर्ण रेखा। यहाँ का रहा, निम्नलिखित में से दक्षिण से चलते हुए उत्तर की ओर कौन सा एक सही क्रम है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह से है, दक्षिण से कह रहा चलते हुए ना, तो इस हिसाब से तो देखिए भारत की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो गिरती है, और किस तरह से? तो दक्षिण से चलते हुए। तो दक्षिण से चलते हुए कह रहा है ना, तो सबसे पहले इसका हो जाएगा कावेरी होगा फ्रेंड्स, उसके बाद में 3 नंबर कृष्णा हो जाएगा, उसके बाद में 1 नंबर गोदावरी हो जाएगा, उसके बाद में चौथा नंबर पर स्वर्ण रेखा होगा, लास्ट में आपका महानदी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हुए, तो क्रम में ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 89 का। 90 नंबर सवाल को देखिए। 90 नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है कि निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? बुंदेलखंड में कौन सा मिट्टी देखने को मिलता है? 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विंध्यान मिट्टी होता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है ना, बुंदेलखंड पठार पर मुख्यतः जो लाल मिट्टी है फ्रेंड्स, उसी को विंध्यान मिट्टी भी एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए, ये तो होगा नहीं, जलोढ़ भी नहीं, केरल भी नहीं, ये विंध्यान मिट्टी है जो बुंदेलखंड के पठार में मुख्यतः लाल मिट्टी देखी को जाती है फ्रेंड्स। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? आंतरिक चट्टानों के अपक्षय होने से होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुंदेलखंड में ऐसी मिट्टी होती है ना, तो उसको स्थानीय भाषा में आपका विंध्यान मिट्टी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस वहाँ लाल मिट्टी होता है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, उसको विंध्यान मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता विंध्यान मिट्टी अर्थात लाल मिट्टी का है, वहाँ का स्थानीय लोग यही कहते हैं। 91 नंबर सवाल है, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती। एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए फ्रेंड्स आप लोग को। तो देखिए, ये होता है जो सदैव सूर्य से दूर होता है, सूर्य से की ओर नहीं होता है, सूर्य से दूर होता है। पुच्छल तारे होता है जो फ्रेंड्स क्या होता है, इसका पूछ होता है जो दूर होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये पुच्छल तारा जो अंतिम बार दिखाई कब गया था? तो 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था फ्रेंड्स। ये किसका जो परिभ्रमण काल होता है पुच्छल तारा को जो दिखाई देता है, कितने दिन पर दिखाई देता है? याद रखें, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 1986 में ये दिखाई दिया था, और 76 साल के बाद दिखाई देता है। तो कब दिखाई देगा? 6 6 12 का 2 हो गया फ्रेंड्स, 8 7 15 16, और ये क्या हो जाएगा 19 1 20, यानी 2062 में देखने को मिलेगा। चलिए, इससे कितना सवाल बना हो सकता है, इससे सवाल पक्का पूछा जाए। तो पुच्छल तारा होता है, उसका जो पूंछ होता है सदैव सूर्य से दूर होता है। पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो दिखाई कब दिया था पिछली बार? तो 1986 में दिखाई दिया था, और 76 साल और बाद दिखाई देगा। तो ये डेट याद दोनों याद रखिए तो निकल जाएगा। 1986 में दिखाई दिया था, कितने वर्ष बाद दिखाई दिया था? 76 वर्ष के बाद। तो 76 जोड़ देगा तो कितना हो गया? 2062 में फिर पुनः दिखाई देगा। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देख लिए फ्रेंड्स, बी हो गया। 92 नंबर सवाल को देखिए। 92 नंबर सवाल क्या कर रहा है, पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से लगभग समान दूरी पर है, फिर भी औसतन पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म है। इसका कारण क्या है? दिमाग की बात है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स चंद्रमा पर है जो वायुमंडल नहीं के बराबर है, यही कारण है। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से लगभग समान दूरी पर है। ठीक है, फिर भी औसतन पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा, ठीक है, औसतन पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा क्या है? अधिक गर्म है। इसका कारण क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है और चंद्रमा पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन और रात होने का कारण क्या है? पूछा जा सकता है फ्रेंड्स।
तो हो जाएगा फ्रेंड्स पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण ही, जिसे दैनिक गति भी कहते हैं, तो आपका दिन रात होने का यही कारण है, पृथ्वी का घूर्णन गति या दैनिक गति। 93 करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसी के कारण आपका होता है दिन रात होता है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए, सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में समय लगभग कितना लगता है? तो लगभग में देखा जाए फ्रेंड्स तो कितना लगता है? सवाल नंबर आपका 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। 93 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सॉरी 93 नहीं, 94 नंबर सवाल का फ्रेंड्स। तो 8 मिनट होता है ना, 93 का तो हो गया था आपका पृथ्वी का घूर्णन गति 93 के, 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट के लगभग लगता है। विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा सेब जो चाइना उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 95 का। 96 नंबर सवाल, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? 96 का करेक्ट आंसर होगा उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु, यही है जो भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 में भारत के निम्नांकित शैल समूहों में से कौन सा अत्यधिक धात्विक है? 57 का हो जाएगा धारवाड़ वाला, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर, निम्नांकित सागरों में से किसमें अधिकतम लवणता पाई जाती है? 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा लवणता मृत सागर में। 99, गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? सभी जो गंगा की सहायक नदी लेकिन उत्तरमुखी मार्ग कर रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोन का। लास्ट सवाल देखते हैं, निम्नांकित में से कौन युग सुमेलित नहीं है? 100 नंबर सवाल का। तो सुमेलित कौन नहीं है? टुंड्रा जलवायु लद्दाख में देखने को मिलता है, शीत आर्द्र जलवायु उत्तर प्रदेश, नहीं ये आपका गलत लग रहा है, ठीक है। शीत आर्द्र जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं होता फ्रेंड्स। उष्ण शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु असम में देखने को मिलती है, और उसी नंबर स्थलीय जलवायु राजस्थान में, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो शीत आर्द्र जलवायु जो उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ये सुमेलित आपका नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें आपका 100 क्वेश्चन देखिए अब फ्रेंड्स, जिस लेवल का आपका 10वीं कक्षा का जो पूछा गया था उत्पाद पुलिस में लेवल सा, उसी लेवल से ये भी क्वेश्चन था। सभी तरह का प्रैक्टिस सेट अभी से करते रहे फ्रेंड्स। देखिए एक दिन में जीके जीएस सबकी तैयारी नहीं होती है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिएगा, कुछ ना कुछ हर एक प्रैक्टिस सेट से नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। कंटिन्यू स्टडी करते रहिएगा फ्रेंड्स, तो आपका दिमाग में कहीं ना कहीं सेट होते जाएगा क्वेश्चन, और एग्जाम के टाइम में ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन कहीं हम पढ़े हैं और इसका जवाब ये होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, ठीक है, कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए। इसका फल आपको अभी नहीं मिलेगा, दूरदर्शी सोच के चलिए, आगे चल के आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।